दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जर्नी टू नाम की इस मूवी के बारे में, जिसका फुल टाइटल है जर्नी टू या एक तरह से मिस्टीरियस आइसलैंड है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है हमें तकरीबन देखने को मिली थी 2012 में, और उससे पहले इसका जो पार्ट है वो हमें तकरीबन 2010 या 9 में देखने को मिला था। दोस्तों इसी मूवी के बारे में हम आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड 2012 की अमेरिकी विज्ञान फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है 4 जो ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित और ब्यू फ्लिन, ट्रिप विंसन और चार्लोट हगिन्स द्वारा निर्मित है। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008 की अगली कड़ी। ये फिल्म जूल्स वर्ने की द मिस्टीरियस आइलैंड 1875 पर आधारित है। इसमें ड्वेन जॉनसन, माइकल केन, जोश हचिसन, वेनेसा हजेंस, लुइस गुज़मैन और क्रिस्टन डेविस जैसे कलाकार हैं। कहानी रिचर्ड आउटेन, ब्रायन गन और मार्क गन द्वारा लिखी गई थी और पटकथा ब्रायन और मार्क गन द्वारा लिखी गई थी। जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड को मिश्रित समीक्षाओं के साथ वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, न्यू लाइन सिनेमा और वाल्डन मीडिया द्वारा 10 फरवरी 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन दुनिया भर में $335 मिलियन की कमाई के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया। 3 से 5 जून 2012 को डीवीडी, ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। कथानक: पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद 17 वर्षीय सीन एंडरसन को पुलिस ने एक कोडेड सिग्नल को बढ़ाने की उम्मीद में एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जो उसके लंबे समय से लापता दादा द्वारा भेजा जा सकता था। अलेक्जेंडर एंडरसन शॉन के साथ बंधन में बंधने की चाहत में उसके नए सौतेले पिता हैंक पार्सन्स कोड को समझने में मदद करते हैं, जिससे 3 किताबें मिलती हैं: ट्रेजर आइलैंड, गुलिवर्स ट्रेवल्स और जूल्स वर्ने का मिस्टीरियस आइलैंड। पुस्तकों के व्यक्तिगत मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक उन्हें एक एकल द्वीप बनाने के लिए एक बैकलाइट का उपयोग करता है, जो उसके स्थान के निर्देशांक के साथ पूर्ण होता है। शॉन को ये साबित करने की आशा करते हुए कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक शॉन की मां लिज को मना लेता है कि वह शॉन को वहाँ ले जाए जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाव में हैंक अनिच्छा से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गेबाटो और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर शॉन तुरंत आकर्षित हो जाता है, को निर्देशांक के लिए उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि वही उन्हें ले जाने के इच्छुक हैं। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे द्वीप पर जागते हुए प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। भूमि में घूमते हुए वे लघु हाथियों, जो एक प्रागैतिहासिक प्रजाति बोना सिसिलियन हाथी से संबंधित हैं, और विशाल तितलियों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे का एक गुच्छा मिलने के बाद गेबाटो गलती से एक विशाल झालरदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए ही जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचा लिए जाते हैं। वो उन्हें उस झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने जहाज के मलबे से बनाया था, जो उसे द्वीप तक ले आई थी। उसके पास एक कार्यशील रेडियो है, लेकिन उपग्रह की स्थिति के कारण उन्हें कॉल करने में 2 सप्ताह लगेंगे। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अटलांटिस के खोए हुए शहर की ओर ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और कुछ दिनों के बाद फिर से डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर ने उन्हें आश्वासन दिया कि द्वीप कई वर्षों तक नहीं डूबेगा, हैंक को भूमिगत से आने वाले समुद्री पानी का पता चलता है, जिसका अर्थ है कि द्वीप के डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ ही दिन हैं। उनकी मुक्ति का एकमात्र साधन पौराणिक नॉटिलस कैप्टन निमो की पनडुब्बी प्रतीत होती है। कैलानी नमो के तहखाने में प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पाता है, जिससे पता चलता है कि नॉटिलस पोसीडोन की चट्टानों की एक गुफा में है। वहां जाने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होते हैं और एक ऊंची चोटी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी भक्षक पक्षी उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं, तो शॉन कैलानी की जान बचाता है, लेकिन उसका टखना उखाड़ देता है। हैंक और अलेक्जेंडर ने शॉन के टखने को ठीक कर दिया। फिर समूह में एक जुड़ाव भरा पल आया जब हैंक ने शॉन के दर्द को कम करने के लिए व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड का अपना गायन गाया। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ गया और हैंक ने अनुमान लगाया कि द्वीप कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। गेबाटो लापता है, जो सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसके पीछे जाते हैं। शॉन और हैंक पोसीडोन की चट्टानों की ओर जाते हैं।
नॉटिलस की पानी के नीचे की गुफा तक पहुंचने के लिए शॉन और हैंक अस्थायी ऑक्सीजन टैंक बनाते हैं और 50 फीट नीचे गोता लगाते हैं, लेकिन एक विशाल इलेक्ट्रिक मोरे ईल द्वारा लगभग मारे जाते हैं। 140 साल पुरानी बैटरियां खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्होंने ईल की बिजली से पनडुब्बी को चालू करने का एक तरीका तैयार किया है। कैलानी और एलेक्जेंडर गेबाटो को ढूंढते हैं और उसे ज्वालामुखी का कुछ सोना लेने की कोशिश करने के बजाय उनके साथ भागने के लिए मनाते हैं। जैसे ही वे पोसीडोन की चट्टानों के पास पहुंचे, ज्वालामुखी फट गया। शॉन और हैंक दूसरों को पानी से बचाने के लिए ठीक समय पर नॉटिलस पहुंचते हैं। गेबाटो पनडुब्बी को नुकसान के रास्ते से बाहर निकालता है, जबकि हैंक और सीन गिरते हुए मलबे के रास्ते में टॉर्पीडो दागते हैं। जैसे ही वे खतरों को दूर करते हैं, कैलानी शॉन को उसकी बहादुरी के लिए चूमता है। 6 महीने बाद कैलानी और गेबाटो अच्छी तरह से खुश हैं, क्योंकि वह पलाव में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण नॉटिलस पर पर्यटन चलाता है। कैलानी शॉन के जन्मदिन पर उससे मिलने जाती है। जबकि परिवार जश्न मना रहा है, एलेक्जेंडर शॉन के जन्मदिन के उपहार के लिए एक किताब लेकर आता है, जूल्स वर्ने की फ्रॉम द अर्थ टू द मून। परिवार के साथ अगले नए साहसिक कार्य के लिए एलेक्जेंडर का सुझाव। लिज विरोध करती है, लेकिन हैंक कहता है, हे प्रिय, ये केवल चंद्रमा है। संभवतः क्या गलत हो सकता है? फिल्म कैमरे के चंद्रमा की ओर घूमने के साथ समाप्त होती है। कास्ट करें। शॉन एंडरसन के रूप में जोश हचसन, हैंक पार्सन्स के रूप में ड्वेन जॉनसन, एलेक्जेंडर एंडरसन के रूप में माइकल केन, गेबाटो के रूप में लुइस गुज़मैन, कैलानी के रूप में वेनेसा हजन्स, लिज एंडरसन पार्सन्स के रूप में क्रिस्टिन डेविस, जेसिका के रूप में अन्ना कोलवेल, स्टीफन कॉडल पुलिस अधिकारी के रूप में, ब्रांसकॉम रिचमंड टूर गाइड के रूप में, हॉकी खिलाड़ी के रूप में वाल्टर बैंक्सन। उत्पादन। यह अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रशंसा पत्र की जरूरत है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में मदद करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। दिसंबर 2022। जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। पहली फिल्म की व्यावसायिक सफलता के बाद न्यू लाइन सिनेमा और वाल्डन मीडिया ने फिल्म के आधार के रूप में काम करने के लिए मार्च 2009 में रिचर्ड आउटेन की विशेष स्क्रिप्ट मिस्टीरियस ट्रेवल्स को खरीदा। कहानी में पात्र एक रहस्यमय अज्ञात द्वीप की यात्रा पर निकलते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 3 साहित्यिक क्लासिक्स के लेखन को प्रेरित किया है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड, जॉनथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स और जूल्स वर्ने का मिस्टीरियस आइलैंड। आउटेन की स्क्रिप्ट को संशोधित करने के लिए ब्रायन गन और मार्क गन को चुना गया था। वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने घोषणा की कि जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड 10 फरवरी 2012 को रिलीज होगी। कास्टिंग। जोश हचसन अपनी भूमिका को दोबारा निभाने वाले एकमात्र अभिनेता थे। शेड्यूलिंग समस्याओं के कारण ब्रैंडन फ्रेजर और अनीता ब्रीम वापस नहीं लौटे। क्रिस्टिन डेविस ने सीन की मां लिज के रूप में जेन व्हीलर की जगह ली। ड्वेन जॉनसन ने शॉन के सौतेले पिता की भूमिका निभाई, जिसे एक पौराणिक और राक्षसी द्वीप पर अपने लापता दादा एलेक्जेंडर, माइकल केन द्वारा अभिनीत, को खोजने के लिए यात्रा पर शॉन के साथ जाने के लिए मजबूर किया जाता है। 5 वेनेसा हजन्स को हचसन की प्रेमिका कैलानी के रूप में चुना गया था। लघु फिल्म। फिल्म की नाटकीय रिलीज से पहले डैफीज रैप्सोडी नामक एक लूनी ट्यून्स लघु फिल्म आई थी, जिसमें इन विशिष्ट लूनी ट्यून्स पात्रों के पहले सीजी या 3D चित्रण में डैफी डक और एल्मा फड शामिल थे। लघु फिल्म के निर्देशक मैथ्यू ओ कैलाघन ने कहा कि डैफी रैप्सोडी को मूल रूप से 1950 के दशक की शुरुआत में बच्चों के एल्बम के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। हैप्पी फीट 2 और योगी बियर से पहले प्रदर्शित सीजी लूनी ट्यून्स शॉर्ट्स के विपरीत, ये शॉर्ट फिल्म के होम वीडियो रिलीज पर दिखाई नहीं दिया। रिलीज। ये खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। दिसंबर 2022। जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। 17 जनवरी 2012 को फिल्म के प्रीमियर पर सिडनी में जोश हचसन और वेनेसा हजन्स। नाट्य विमोचन। जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, वाल्डन मीडिया और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा 10 फरवरी 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के साथ डैफीज रैप्सोडी नामक लघु 3D लूनी ट्यून्स भी थी।
शॉट मूल रूप से हैप्पी फीट 2 से पहले चलने वाला था, लेकिन पक्षी थीम के साथ जाने के लिए इसे आई टावे पुडी टैट से बदल दिया गया। होम मीडिया। जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड को 5 जून 2012 को डीवीडी, ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड ने उत्तरी अमेरिका में $103.90 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $231.40 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल $335.30 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका उत्पादन बजट $79 मिलियन था, जो अपने पूर्ववर्ती से अधिक था। 7-8 उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने पहले शुक्रवार को $6.54 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। 9 सप्ताहांत में इसने $27.30 मिलियन की कमाई की और तीसरे स्थान पर रही, जो कि मूल की $21.0 मिलियन की पहली कमाई से कहीं अधिक है। 10 उत्तरी अमेरिका के बाहर जर्नी 2 ने अपनी उत्तरी अमेरिकी रिलीज से 3 सप्ताह पहले ही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 11 इसने लगातार 2 सप्ताहांतों 12 और कुल 3 सप्ताहांतों तक उत्तरी अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 13 इसने उत्तरी अमेरिका के बाहर मूल की कुल संख्या को पीछे छोड़ दिया। 14 उत्तरी अमेरिका के बाद इसका सबसे अधिक कमाई वाला क्षेत्र चीन $58.40 मिलियन था। 15 इसके बाद रूस और CIS $17.60 मिलियन और मैक्सिको $12.7 मिलियन थे। 16 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 133 समीक्षाओं के आधार पर 45% का अनुमोदन प्रतिशत और 10 में से 5.00 की औसत रेटिंग मिली है। आलोचकों की आम सहमति कहती है, आक्रामक रूप से असंदिग्ध, जर्नी 2 दर्शकों को रोमांचित कर सकती है, लेकिन अधिकांश अन्य इसे भी पसंद करेंगे। युवा दर्शकों के लिए गहन और वयस्कों के लिए अत्यधिक कार्टून जैसा नीरस। 17 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 27 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 41 का स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत दर्शाता है। 18 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A जोड़ से F पैमाने पर A घटाव का औसत ग्रेड दिया। 19 एंटरटेनमेंट वीकली की लिसा श्वार्ज़बाम ने फिल्म को B ग्रेड देते हुए कहा कि फिल्म सुखद ढंग से चलती है और फिर तुरंत भूलने योग्य हो जाती है। शायद जूल्स वर्ने इसके विज्ञान को समझा सकते हैं। उद्धरण वांछित एरिज़ोना गणराज्य के रैंडी कॉर्डोवा ने कहा, जॉनसन ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित फिल्म को एक प्रतीत होता है कि असंबद्ध विचार से दूसरे विचार तक जाने से नहीं बचा सकते। उद्धरण वांछित रोजर एबर्ट, जिन्होंने पहली फिल्म को 2 स्टार दिए थे, ने अगली कड़ी को 2.5 स्टार देते हुए कहा, ये सामान्य अर्थों या अधिकांश अर्थों में एक अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन ये खुशमिजाज और अच्छे स्वभाव का है, और माइकल केन और ड्वेन जॉनसन सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले अभिनेताओं में से हैं। 20 प्रशंसा, पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। पुरस्कार वर्ष वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम। BMI फिल्म और टीवी पुरस्कार 2012 फिल्म संगीत एंड्रू लॉकिंगटन जीत गया। गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स 2012 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पारिवारिक पोस्टर वार्नर ब्रदर्स और इग्निशन क्रिएटिव मनोनीत। टीन चॉइस अवार्ड्स 2012 पसंदीदा मूवी अभिनेत्री विज्ञान कल्पना काल्पनिक वेनेसा हडजन्स मनोनीत। पसंदीदा मूवी अभिनेता विज्ञान कल्पना काल्पनिक एक्टर जोश हचरसन जीत गया। मूवी गाइड पुरस्कार 2013 सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक फिल्म मनोनीत। निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स 2013 पसंदीदा पुरुष बट किकर ड्वेन जॉनसन जीत गया। पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री वेनेसा हडजन्स मनोनीत। साउंड ट्रैक लेटरबॉम्ब ग्रीन डे द्वारा प्रदर्शित। स्लीप फॉरएवर मगरमच्छों द्वारा प्रस्तुत। अलोहा ओ ड्वेन जॉनसन द्वारा प्रस्तुत। हेलो अगेन मेटा और द कॉर्नरस्टोन्स द्वारा प्रस्तुत। 3 लिटिल बर्ड्स बॉब माले और द वेलर्स द्वारा प्रस्तुत। क्या अद्भुत दुनिया है ड्वेन जॉनसन द्वारा प्रस्तुत। भविष्य। अगस्त 2014 में कैरी हेस और चैड हेस को तीसरी फिल्म की पटकथा लिखने की घोषणा की गई थी। 21 ब्रैड पेटन और ड्वेन जॉनसन से अगली कड़ी में क्रमशः निर्देशन और अभिनय करने की उम्मीद थी। 22 बाद में ये कहा गया कि 2 सीक्वल होंगे। 23 हालांकि जनवरी 2018 तक जॉनसन ने कहा कि द मिस्टीरियस आइलैंड की वित्तीय सफलता के बावजूद और हालांकि जर्नी 3 फ्रॉम द अर्थ टू द मून 1865 के उपन्यास पर आधारित नामक एक तीसरी फिल्म का इरादा था, लेकिन इसके विकास को रद्द कर दिया गया था।
तत्काल रुचि की कमी और उपन्यास को पर्याप्त रूप से अपनाने में परेशानी। 24 इसके बावजूद अगस्त 2020 में हॉलीवुड प्रोडक्शन के अंदरूनी सूत्रों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि एक सीक्वल एक बार फिर से विकास में है। दिसंबर 2021 में हीराम गाजिया ने पुष्टि की कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स एक सीक्वल फिल्म चाहता है। हालांकि 7 बक्स प्रोडक्शंस ने अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में विकास में देरी करने का फैसला किया थी। 54 और अपने पहले सप्ताहांत में उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $19 मिलियन की कमाई की और दूसरे नंबर पर रही। 55 अपने प्रदर्शन के अंत तक सकर पंच ने दुनिया भर में कुल $89 मिलियन की कमाई की। 56 हालांकि फिल्म की सामग्री का उपहास किया गया था, लेकिन इसे काल्पनिक दृश्यों के दृश्य प्रभावों के लिए कुछ मान्यता मिली। सकर पंच को 2011 स्क्रीम अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लिए नामांकन मिला और इसके स्टंट कार्य को टॉरस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 57 2012 पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में हजेंस। 2012 में हजेंस ने विज्ञान फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड 2012 में ड्वेन जॉनसन और जोश हचसन के साथ अभिनय किया, जो 2008 की फिल्म जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ की अगली कड़ी थी, जिसमें हचसन की प्रेमिका की भूमिका निभाई गई थी। 58 फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान दुनिया भर में $325 मिलियन की कमाई की। 59 जिसने अपने पूर्ववर्ती से बेहतर प्रदर्शन किया। 60-61 इसे आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। 62-63 रॉटेन टोमाटोज की आम सहमति ये है, आक्रामक रूप से असंदिग्ध। जर्नी 2 किशोर दर्शकों को रोमांचित कर सकती है, लेकिन अधिकांश अन्य इसे युवा दर्शकों के लिए बहुत तीव्र और वयस्कों के लिए बहुत कार्टूनी रूप से नीरस पाएंगे। 62 2013 में हजेंस ने फिल्म स्प्रिंग ब्रेकर्स में सेलेना गोमेज, एशले बेंसन, राचल कोरिन और जेम्स फ्रैंको के साथ अभिनय किया। कहानी 4 कॉलेज आयु वर्ग की लड़कियों पर आधारित है जो अपनी वसंत की छुट्टियों के लिए भुगतान करने के लिए एक फास्ट फूड रेस्तरां को लूटने का फैसला करती हैं। 64 इसे मार्च 2013 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 65 इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 66-67 फिल्म में नशीली दवाओं के उपयोग, हिंसा और यौन पलायन जैसे परिपक्व विषयों को दिखाया गया है। 68-69-70 फिल्म के थ मेल खाते हुए हजेंस ने डबस्टेप प्रभावित गीत $$$X 71 को फिल्म के क्लिप के साथ एक संगीत वीडियो के साथ जारी किया। 72 इस गीत में YLA के अतिथि स्वर हैं और इसे रॉक माफिया द्वारा निर्मित किया गया था। 73 हजेंस ने बाद में एक सेक्स दृश्य को लेकर अपनी परेशानी व्यक्त की। यह मेरे लिए बहुत घबराहट पैदा करने वाला था। मैंने अपने एजेंट से कहा कि मैं इसे दोबारा कभी नहीं करना चाहता। 74-75 उस वर्ष के अंत में हजेंस ने द फ्रोजन ग्राउंड में सिंडी पॉल्सन की भूमिका निभाई, जो रॉबर्ट हैंसन मामले पर आधारित फिल्म थी जिसमें वह उसके एकमात्र पीड़ित की भूमिका निभाती है जो बच गया था। उन्होंने जॉन क्यूसैक और निकोलस केज के साथ सह अभिनय किया। 76 उन्होंने एक्शन फिल्म माचेटे किल्स में भी अभिनय किया, जो स्पाई किड्स फ्रेंचाइजी के इसी नाम के चरित्र पर आधारित थी। फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट रोड्रिग्स ने किया था। 77 वर्ष के अंत तक हजेंस ने स्पाइक जोन्स की लघु कॉमेडी ड्रामा फिल्म चॉइस यू में माइकल शैनन, जोएल मार्श गारलैंड, ड्री हेमिंगवे और निक लैशवे के साथ अभिनय किया। 78 कलाकारों ने एबीसी के संगीत पर पहले यूट्यूब म्यूजिक अवार्ड्स में एक नाटक के रूप में फिल्म का लाइव प्रदर्शन किया। 79 2014 में हजेंस ने रॉन क्रॉस द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म गिमे शेल्टर में ब्रेंडन फ्रेजर के साथ एक गर्भवती किशोर भगोड़ी लड़की की भूमिका निभाई। 80-81 2015 में हजेंस ने कोलंबिया पिक्चर्स की कॉमेडी हॉरर फिल्म फ्रीक्स ऑफ नेचर में अभिनय किया। 82-83 उसी वर्ष उन्होंने एलन जे लनर और फ्रेडरिक लोवे की गीगी के निर्माण में शीर्षक भूमिका निभाई, जो ब्रॉडवे में स्थानांतरित होने से पहले 16 जनवरी से 12 फरवरी तक कैनेडी सेंटर में शुरू हुई। 84 8 अप्रैल को 85 उत्पादन 21 जून को बंद हो गया। 86 31 जनवरी 2016 को हजेंस ने ग्रीस लाइव में रिजो की भूमिका निभाई। फॉक्स का लाइव प्रसारण मूल ब्रॉडवे संगीत पर आधारित है। 87 हजेंस ने अपना प्रदर्शन अपने पिता को समर्पित किया, जिनकी विशेष प्रसारण से एक दिन पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। 88 2017 में हजेंस ने एनबीसी की कॉमेडी सीरीज पावलेस में एमिली लॉक की भूमिका निभाई,
जो डीसी कॉमिक्स के पात्रों पर आधारित थी। 89 एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया। 90 उसी वर्ष हजन्स को शॉन हुक के एकल रिमाइंडिंग मी में दिखाया गया और संगीत वीडियो में अभिनय किया गया। 91 उन्होंने रैपर लुडाक्रस के साथ 2017 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स की मेज़बानी की, जिसका प्रीमियर 21 मई को हुआ। 92-93 हजन्स ने अमेरिकी रियलिटी डांस शो शो के 14वें सीजन में निगेल लिथको और मैरी मफी के साथ एक स्थायी जज का रूप में भी काम किया। आपको लगता है कि आप नृत्य कर सकते हैं। 94 2018 वर्तमान करियर विस्तार। 2018 में हजन्स 2018 में हजन्स ने फिन वोल्फहार्ड और नीना डोब्रे के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डॉग डेज में अभिनय किया। 95 उन्होंने सितंबर 2018 में रिलीज हुए एकल लिव विद मी में इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत जोड़ी फैंटम्स के साथ सहयोग किया। 96 उन्होंने नवंबर 2018 में नेटफ्लिक्स फिल्म द प्रिंसेस स्विच में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक यूरोपीय डचेस और दोनों का किरदार निभाया। शिकागो का एक पेस्ट्री शेफ जो अस्थायी रूप से भूमिकाएं बदलता है। 97 दिसंबर 2018 में उन्होंने पीटर सेगल द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म स कैंट एक्ट में जेनिफर लोपेज के साथ सह अभिनय किया। 98 हजन्स सो यू थिंक यू कैन डांस के 15वें सीजन के लिए स्थायी जजों के पैनल के हिस्से के रूप में लौटे। 99 उसी वर्ष उन्होंने लिन मैनुअल मिरांडा के मूल संगीत इन द हाइट्स के कैनेडी सेंटर के निर्माण में वेनेसा मोरालेस की भूमिका निभाई। ब्रैड पेटन, जन्म 27 मई 1978, एक कनाडाई फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें ड्वेन जॉनसन स्टार व्हीकल्स जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड 2012, सैन एंड्रियास 2015 और रैम्पेज 2018 के साथ साथ नेटफ्लिक्स श्रृंखला के निर्देशन के लिए जाना जाता है। भोर 2019 जीवन और करियर। पीटन का जन्म गैंडर, न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर, कनाडा में हुआ था। उन्होंने कैनेडियन फिल्म सेंटर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें पहली बार एवेलिन, द क्यूटेस्ट एविल डेट गर्ल 2002 नामक लघु फिल्म और गॉथिक कॉमेडी से प्रसिद्धि मिली। शुरुआत में फिल्म को पीटन के सहपाठियों को दिखाया गया, जिन्होंने ताली बजाकर इसका अनुमोदन किया। इस प्रकार फिल्म निर्माता जेरेमी पोडिस्वा ने सुझाव दिया कि पीटन को ये फिल्म न्यूयॉर्क में फिल्म उद्योग के एक वकील को भी दिखानी चाहिए। इसने फिल्म को फिल्म निर्माण अभिज वर्ग के बीच वितरित करने की अनुमति दी। एवेलिन 2002 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी नजर आईं। इसके बाद उन्होंने अवास्तविक क्लेमेशन टेलीविजन श्रृंखला व्हाट इट्स लाइक बीइंग अलोन का निर्माण किया, जिसे 2006 में एक सीजन के लिए कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा चुना गया था। 2 कथित तौर पर पेटन के गुरुओं में से एक अमेरिकी अभिनेता टॉम हैंक्स थे। 1 अलोन के बाद पीटन ने 2010 में कैट्स एंड डॉग्स द रिवेंज ऑफ किटी गैलो का निर्देशन किया। 2012 में उन्होंने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सफल सीक्वल का निर्देशन किया, जिसका नाम जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड था, 3 जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। ड्वेन जॉनसन ने $325 और 90 सेंट मिलियन की कमाई की। 2015 में पीटन ने आपदा फिल्म सैन एंड्रियास का निर्देशन किया, जिसमें जॉनसन ने भी अभिनय किया, 4 और हॉरर फिल्म इनकानेट। पीटन ने ड्वेन जॉनसन अभिनीत फीचर फिल्म रूपांतरण रैम्पेज 2018 का निर्देशन किया, जो उनके तीसरे सहयोग को चिन्हित करता है। जून 2016 में ये पुष्टि की गई कि उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्मित मैलिग्नेंट मैन के फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5-6-7-10 फरवरी 2017 को ये बताया गया कि पीटन आगामी आपदा फिल्म ब्लैक होल का निर्देशन, लेखन और निर्माण करेंगे, जिसका निर्माण 2018 की शुरुआत में शुरू होगा। 8 मार्च 2017 में ये बताया गया कि पीटन वीडियो गेम श्रृंखला जस्ट कॉज के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसन मोमोआ अभिनय करेंगे। 9 जुलाई 2018 में ये घोषणा की गई थी कि पीटन को नेटफ्लिक्स पोस्ट एपोकैलिप्टिक कॉमेडी श्रृंखला डैब्रिक के कार्यकारी निर्माता, लेखक, निर्देशक और सह निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया था। 10 श्रृंखला का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2019 को हुआ। 11 सर माइकल केन CBE, जन्म मॉरिस जोसेफ मिकलीवाइट, 14 मार्च 1933, एक अंग्रेजी सेवानिवृत्त अभिनेता हैं। 2 अपने विशिष्ट कॉकनी उच्चारण के लिए जाने जाते हैं। 3 उन्होंने 8 दशकों के करियर में 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उन्हें ब्रिटिश फिल्म आइकन माना जाता है।
4-5 उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2017 तक जिन फिल्मों में केन दिखाई दिए, उन्होंने दुनिया भर में $7.8 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 6 केन 5 अलग अलग दशकों में अभिनय के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले केवल 5 पुरुष अभिनेताओं में से एक हैं। NB1 2000 में उन्हें बाफ्टा फेलोशिप प्राप्त हुई और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। अक्सर कॉकनी की भूमिका निभाते हुए केन ने 1960 के दशक में जुलू 1964, द इप्क्रिस फाइल 1965, द इटालियन जॉब 1969 और बैटल ऑफ ब्रिटेन 1969 जैसी ब्रिटिश फिल्मों में अभिनय करके अपनी सफलता हासिल की। इस दौरान उन्होंने तीखे सूट और संक्षिप्त स्वर प्रस्तुति के साथ मोटे सींग किनारे वाला चश्मा पहनकर एक विशिष्ट दृश्य शैली स्थापित की। उन्हें 1960 के दशक के स्टाइल आइकन के रूप में पहचाना जाता था। 7, 8, 9 उन्होंने गेट कार्टर 1971, द लास्ट वैली 1971, द मैन हु विल बी किंग 1975, द ईगल हैज़ लैंडेड 1976 और ए ब्रिज में भूमिकाओं के साथ अपना स्टारडम मजबूत किया। बहुत दूर 1977 केन को वुडी एलन की कॉमेडी हन्ना एंड हर सिस्टर्स 1986 में इलियट की भूमिका और लेसे हॉलस्ट्रॉम के नाटक द साइडर हाउस रूल्स 1999 में डॉक्टर विल्बर लाच की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के 2 अकादमी पुरस्कार मिले। उनकी अन्य ऑस्कर नामांकित फिल्मों में अल्फी 1966, स्लीथ 1972, एजुकेटिंग रीटा 1983 और द क्विट अमेरिकन 2002 शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शनों में कैलिफोर्निया सुइट 1978, ड्रेस टू किल 1980, मोनालिसा 1986, लिटिल बॉयज 1998, क्विल्स 2000, चिल्ड्रन ऑफ मैन 2006, हैरी ब्राउन 2009 फिल्में शामिल हैं। और युवा 2015 केन को द मपेट क्रिसमस कैरोल 1992 में एबेनेज़र स्क्रूज के रूप में उनके प्रदर्शन और डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स 1988, मिस कंजेनिलिटी 2000, ऑस्टिन पॉवर्स इन गोल्डमेंबर 2002 और सेकंड हैंड लायंस में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। 2003 केन ने क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन त्रयी 2005-2012 में अल्फ्रेड पेनीवर्थ की भूमिका निभाई। उनकी 5 अन्य नोलन फिल्मों में भी भूमिकाएं हैं, द प्रेस्टीज 2006, इंसेप्शन 2010, इंटरस्टेलर 2014, डंकर्क 2017 और टेनेट 2020। उन्होंने अक्टूबर 2023 में अभिनय से संन्यास की घोषणा की। उनकी अंतिम फिल्म द ग्रेट एस्केपर थी, जो उसी महीने आई थी। प्रारंभिक जीवन दक्षिण पूर्व लंदन के रॉदहीथे में सेंट ओलेव अस्पताल में केन के जन्मस्थान को चिन्हित करने वाली नीली पट्टिका। नॉर्थ रंकटन के पूर्व स्कूल में नीली पट्टिका, जहां युद्धकालीन निकासी के रूप में केन ने मंच पर अपनी शुरुआत की। माइकल केन का जन्म 14 मार्च 1933 को लंदन के रॉदहीथे जिले के सेंट ओलेव अस्पताल में मॉरिस जोसेफ मिकलीवाइट के रूप में हुआ था। 10111213 वह रसोइया और सफाईकर्मी एलेन फ्रांसिस मैरी नी बर्कल 1901-1989 के पुत्र थे। 1415 और मछली बाजार के कुली को मॉरिस जोसेफ मिकलीवाइट 1899-1957 भी कहा जाता है। उनके पिता आयरिश और रोमानी वंश के कैथोलिक थे। 16 केन का पालन पोषण उनकी मां के प्रोटेस्टेंट विश्वास में हुआ था। 17 उनका एक छोटा भाई स्टेनली 1935-2013 था, जो एक अभिनेता भी बन गया, और एक बड़ा सौतेला भाई था जिसका नाम डेविड बर्कल था। वो लंदन के साउथवॉक जिले में पले बढ़े। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें 100 मील 160 किलोमीटर दूर उत्तरी रंकटन नॉर्फॉक ले जाया गया, जहां उन्होंने गांव के स्कूल में अभिनय की शुरुआत की और उनके पास लोटी नामक एक पालतू घोड़ा था। 1819 युद्ध के बाद केन के पिता को पदच्युत कर दिया गया और परिवार को लंदन के हाथी और महल क्षेत्र में मार्शल गार्डन में परिषद द्वारा फिर से बसाया गया, जहां वे कनाडा में बने पूर्वनिर्मित घर में रहते थे। 20 क्योंकि लंदन के अधिकांश आवास स्टॉक इस दौरान नष्ट हो गए थे। 1940 और 1941 में ब्लिट्स। केन ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा, प्रीफैब्स, जैसा कि वे जाने जाते थे, लंदन के पुनर्निर्माण के दौरान अस्थायी घर होने का इरादा था, लेकिन हम 18 वर्षों तक वहां रहे और हमारे लिए एक तंगी के बाद बाहरी शौचालय वाल फ्लैट विलासितापूर्ण था।
21 10 साल की उम्र में केन ने एक स्कूल नाटक में सिंड्रेला की बदसूरत बहनों के पिता की भूमिका निभाई। उनकी पतलून की जिप खुली हुई थी, जिससे दर्शक हंसने लगे, जिसने उन्हें अभिनय करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। 1944 में उन्होंने 11वीं से अधिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और हैकनी डाउन स्कूल से छात्रवृत्ति प्राप्त की। 23 वहां एक साल बिताने के बाद वह कैम्बरवेल में विल्सन स्कूल चले गए, जिसे उन्होंने 6 विषयों में स्कूल प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद 16 साल की उम्र में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया में एक फिल्म कंपनी और वॉडोर स्ट्रीट पर फिल्म निर्माता जे लुइस के लिए फाइलिंग क्लर्क और मैसेंजर के रूप में कुछ समय के लिए काम किया। 24 सेना सेवा 1952 में केन को राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया गया। 1952 और 1954 के बीच उन्होंने ब्रिटिश सेना के रॉयल फ्यूसिलियर्स में सेवा की, पहले पश्चिम जर्मनी के इसरलोहन में राइन मुख्यालय की ब्रिटिश सेना में और फिर कोरियाई युद्ध में सक्रिय सेवा में रहे। केन ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे चीनियों ने मानव तरंग रणनीति का उपयोग किया, ये समझकर रह गए कि कम्युनिस्ट सरकार को अपने नागरिकों की परवाह नहीं है। साम्यवाद के आदर्शों के प्रति पहले से सहानुभूति रखने के कारण केन को इससे विकर्षित होना पड़ा। 25 उन्होंने एक ऐसी स्थिति का अनुभव किया जिसमें उन्हें लगा कि वह मरने वाले हैं, जिसकी स्मृति उनके साथ रही और उनके चरित्र का निर्माण हुआ। अपनी 2010 की आत्मकथा द एलिफेंट टू हॉलीवुड में उन्होंने लिखा है कि अपने शेष जीवन में मैंने जागने से लेकर सोने तक हर खूनी पल को जिया है। 26 27 28 29 केन ने कहा है कि वह युवा हिंसा से निपटने में मदद के लिए ब्रिटेन में राष्ट्रीय सेवा की वापसी देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उन्हें 6 महीने के लिए सेना में डाल दीजिए। आप वहां बचाव करना सीखने के लिए हैं। आपका देश, आप देश के हैं। फिर जब आप बाहर आते हैं तो आपके अंदर हिंसा की भावना नहीं, बल्कि अपनेपन की भावना होती है। 30 अभिनय करियर 1950-1963 अभिनय की शुरुआत और प्रारंभिक भूमिकाएं। केन की बिना श्रेय वाली फिल्म की शुरुआत मॉर्निंग डिपार्चर 1950 में एक वॉक ऑन भूमिका थी। कुछ साल बाद हॉशम, ससेक्स में उन्होंने द स्टेज में एक सहायक स्टेज मैनेजर के लिए एक विज्ञापन का जवाब दिया, जो हॉशम स्थित वेस्टमिंस्टर रिपर्टरी कंपनी के लिए कुछ हिस्सों का प्रदर्शन भी करेगा, जो कारफैक्स इलेक्ट्रिक थिएटर में प्रदर्शन कर रहे थे। 31 स्टेज नाम माइकल वाइट को अपनाते हुए जुलाई 1953 में उन्हें कंपनी के वुदिंग हाइट्स के निर्माण में शराबी हिंडले के रूप में चुना गया। 32-33 स्पष्टीकरण की आवश्यकता जब वह 21 वर्ष के थे, तब वह 1 वर्ष के लिए सफोल्क में लोएस्टॉफ्ट रिपर्टरी कंपनी में चले गए। यहीं पर उनकी पहली पत्नी पैट्रिसिया हेंस से मुलाकात हुई। 34 उन्होंने अपने करियर के पहले 9 वर्षों को वास्तव में क्रूर 35 और साथ ही स्वर्ग से भी अधिक यातना देने वाले के रूप में वर्णित किया है। 18 लोवेस्टॉफ्ट रेप में अपने समय के दौरान वह जैक्सन स्टेनली के स्टैंडर्ड प्लेयर्स के साथ अर्काडिया थिएटर में 9 नाटकों में दिखाई दिए। जब उनका करियर प्रांतीय प्रशिक्षुता के बाद 1954 में उन्हें लंदन ले गया, तो उनके एजेंट ने उन्हें सूचित किया कि लंदन में एक अभिनेता के रूप में माइकल वाइट पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें तुरंत एक नए नाम के साथ आना होगा। 32 लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में एक टेलीफोन बूथ से अपने एजेंट से बात करते हुए उन्होंने प्रेरणा के लिए चारों ओर देखा, नोट किया कि द केन म्यूटिनी को ओडियन सिनेमा में दिखाया जा रहा था और उन्होंने अपना नाम बदलकर माइकल केन करने का फैसला किया। 32 उन्होंने 1987 में टेलीविजन पर मजाक किया था कि यदि बाईं ओर कुछ फीट की दूरी पर एक पेड़ उनके दृश्य को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर रहा होता तो उन्हें माइकल म्यूटिनी कहा जाता। हम्फ्रे बोगार्ट उनके स्क्रीन आइडल थे और उन्होंने बाद में जॉन हस्टन की द मैन हू विल बी किंग में वह भूमिका निभाई जो मूल रूप से बोगार्ट के लिए थी। 15 उन्होंने बाद में साक्षात्कारों में ये भी मजाक किया कि अगर उन्होंने दूसरी तरफ देखा होता, उनका अंत माइकल 101 डैल्मेटियंस के रूप में हुआ होता। 36 1958 में केन ने बीबीसी टेलीविजन पर कहानी के रूपांतरण द केन म्यूटिनी कोर्ट मार्शल में एक अदालत के अर्दली की छोटी भूमिका निभाई। 37 केन एक और उभरते हुए कॉकनी अभिनेता टेरेंस स्टैम्प के साथ चले गए और लिंडसे एंडरसन के विलिस हॉल के वेस्ट एंड स्टेजिंग में ओ टूल के छात्र बनने के बाद लंदन पार्टी के दृश्य में उनके और पीटर ओ टूल के साथ घूमना शुरू कर दिया। 1959 में लॉन्ग एंड द शॉर्ट एंड द टॉल 32 जब ओ टूल ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाने का काम छोड़ा और यूके और आयरलैंड के 4 महीने के दौरे पर चले गए, तब केन ने ये भूमिका संभाली।
32 केन की पहली फिल्म भूमिका 1956 की फिल्म ए हिल इन कोरिया में जॉर्ज बेकर की पलटन में एक निजी व्यक्ति के रूप में थी। फिल्म के सितारे बेकर, हैरी एंड्रूज, स्टैनली बेकर और माइकल मैडविन थे। स्टीफन बर्ड और रोनल्ड लुइस के साथ रॉबर्ट शॉ का भी एक छोटा सा हिस्सा था। केन नियमित रूप से टेलीविजन पर छोटी भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। बीबीसी पर उनकी पहली श्रेय भूमिका 1956 में थी, जहां उन्होंने जीन अनॉयल के नाटक द लाक में बोरोसे की भूमिका निभाई थी। अन्य भागों में 1957, 1958 और 1959 में डिक्सन ऑफ डॉग ग्रीन में 3 भूमिकाएं, युद्धबंदी श्रृंखला एस्केप 1957 और अपराध थ्रिलर ड्रामा मिस्टर चार्ल्सवर्थ 1958 शामिल हैं। केन टेलीविजन पर धारावाहिक द गोल्डन गर्ल और नो रिट फॉर द जनरल में दिखाई देते रहे, लेकिन फिर उन्हें जॉनी स्पाइट द्वारा लिखित नाटक द कंपार्टमेंट में लिया गया, जो एक 2 हाथ वाला नाटक था जिसमें फ्रैंक फिनले ने भी अभिनय किया था। इसके बाद अन्य नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई गईं, जिनमें समवेयर फॉर द नाइट में चरित्रतोष बिल नॉर्टन द्वारा लिखित एक संडे नाइट प्ले, जो रविवार 3 दिसंबर 1961 को टेलीविजन पर प्रसारित हुआ, जॉनी स्पाइट का 1 और 2 हाथ वाला नाटक द प्लेमेट्स और 2 संस्करण शामिल थे। बीबीसी ने स्ट्रैंड फर्स्ट नाइट, फनी नॉइस विद देयर माउथ्स और द वे विद रेगी दोनों 1963 प्रस्तुत किए। उन्होंने बीबीसी होम सर्विस 1963 पर बिल नॉर्टन की लुकिंग फॉर फ्रैंकी सहित रेडियो नाटकों में भी अभिनय किया। केन को एक बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें जेम्स सॉन्डर्स की कॉकनी कॉमेडी नेक्स्ट टाइम आई विल सिंग टू यू में मेव के रूप में चुना गया, जब यह नाटक 23 जनवरी 1963 को लंदन के न्यू आर्ट्स थिएटर में प्रस्तुत किया गया था। 38 दृश्य नाटक का प्रदर्शन थिएटर वर्ल्ड पत्रिका के अप्रैल 1963 अंक में प्रदर्शित किया गया था। 39 1964 1975 स्टारडम और प्रशंसा। जुलू 1964 के ट्रेलर में केन। जब यह नाटक माइकल कोड्रोन के निर्देशन में पिकाडिली में क्राइटेरियन में चला गया, तो केन की पहली फिल्म ए हिल इन कोरिया के 4 सितारों में से एक, स्टैनली बेकर ने मंच के पीछे उनसे मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक कॉकनी प्राइवेट के हिस्से के बारे में बताया। फिल्म जुलू, एक फिल्म जिसका निर्माण और अभिनय बेकर कर रहे थे। बेकर ने केन को निर्देशक साई एंडफील्ड से मिलने के लिए कहा, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने पहले ही यह भूमिका जेम्स बूथ, एक साथी कॉकनी को दे दी थी, जो केन का दोस्त था, क्योंकि वह अधिक दिखता था कॉकनी केन की तुलना में। एंडफील्ड ने तब 6-2 केन से कहा कि वो कॉकनी की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी की तरह दिखता है, और केन द्वारा उसे आश्वासन दिए जाने के बाद कि वह एक पॉश उच्चारण कर सकता है, उसे एक दम्भी उच्च वर्ग के अधिकारी की भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट की पेशकश की। केन का मानना है कि एंडफील्ड ने उन्हें एक कॉकनी, एक कुलीन की भूमिका की पेशकश की, क्योंकि अमेरिकी होने के नाते उनके पास स्थानिक ब्रिटिश वर्ग पूर्वाग्रह नहीं था। हालांकि उन्होंने खराब परीक्षण या एंडफील्ड ने उन्हें वो भूमिका दी जो उन्हें एक फिल्म स्टार बना देगी। 40 1967 में बदमाश से जासूस बने हैरी पामर के रूप में अपनी तीसरी फिल्म के फिल्मांकन के दौरान केन जुलू के लिए लोकेशन शूटिंग 1963 में 14 सप्ताह के लिए नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। 414243 उनकी 2010 की आत्मकथा द एलिफेंट टू हॉलीवुड के अनुसार केन को जोसेफ ई द्वारा 7 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षरित किया गया था। लेविन, जिनकी एम्बेसी फिल्म्स जुलू का वितरण कर रही थी, कलाकारों के इंग्लैंड लौटने और फिल्म के पूरा होने के बाद लेविन ने उन्हें अनुबंध से मुक्त करते हुए कहा, मुझे पता है कि आप नहीं हैं, लेकिन आपको इस तथ्य का सामना करना होगा कि आप स्क्रीन पर एक समलैंगिक की तरह दिखते हैं। विन ने अपना अनुबंध अपने जुलू सह कलाकार जेम्स बूथ को दिया। 44 इसके बाद क्रिस्टोफर प्लमर के हेमलेट के समर्थन में केन के एजेंट ने उन्हें एल्सिनोर 1964 में बीबीसी प्रोडक्शन हेमलेट में होरेशियो के रूप में कास्ट किया। होरेशियो एकमात्र शास्त्रीय भूमिका थी जिसे केन, जिन्होंने कभी नाटकीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, निभाएंगे। केन ने लिखा, मैंने फैसला किया कि अगर मेरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति एक मुद्दा बनने वाली है, तो मैं इसका उपयोग होरेशियो की सभी अस्पष्ट कामुकता को सामने लाने के लिए करूंगा। 45 क्षीण दिखने वाले अभिजात वर्ग के रूप में केन की भूमिकाएं उनकी अगली परियोजनाओं के विपरीत थीं, जिसमें उन्हें प्राप्त उच्चारण के बजाय क्षेत्रीय उच्चारण का उपयोग करने के लिए उल्लेखनीय बनना था, जिसे तब फिल्म अभिनेताओं के लिए उचित माना जाता था। उस समय उनका कामकाजी वर्ग का कॉकनी भाषण अमेरिकी और ब्रिटिश दर्शकों के लिए समान था,
जैसा कि बीटल्स के लिवरपुडलियन लहजे में था। जुलू के बाद केन की दो सबसे प्रसिद्ध भूमिकाएं आईं। द इप्क्रिस फाइल 1965 में खुरदुरे छोटे बदमाश से जासूस बने हैरी पामर और अल्फी 1966 में युवा कॉकनी को महिला बनाने वाला नामात्र का किरदार। 2016 के एक साक्षात्कार में केन ने अल्फी को अपने करियर की पसंदीदा फिल्म बताते हुए कहा, इसने मुझे अमेरिका में भी स्टार बना दिया और यह अकादमी पुरस्कार के लिए मेरा पहला नामांकन था। 46 उन्होंने आगे की 4 फिल्मों फ्यूनरल इन बर्लिन 1966, बिलियन डॉलर ब्रेन 1967, बुलेट टू बीजिंग 1995 और मिडनाइट इन सेंट पीटर्सबर्ग 1996 में हैरी पामर की भूमिका निभाई। 47 गैम्बिट में उनके विपरीत भूमिका निभाने के लिए शर्ली मैकलिन के निमंत्रण के बाद कैन न 1966 में हॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म बनाई। पहले 2 हफ्तों के दौरान बेवरली हिल्स होटल में रहने के दौरान उनकी मुलाकात दीर्घकालिक मित्रों जॉन वेन और एजेंट स्विफ्टी लजार से हुई। वेन अल्फी में केन के प्रदर्शन के प्रशंसक थे और उन्होंने केन को सुझाव दिया, धीमे बोलो और कम बोलो। कैन उस सलाह के लिए सदैव आभारी था। 48 केन ने फिल्म द मैगस 1968 में अभिनय किया, जो हालांकि सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए बाफ्टा नामांकित थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। गेट कार्टर 1971 के ट्रेलर में केन ने 1969 की कॉमेडी फिल्म द इटालियन जॉब में चार्ली क्रोकर की भूमिका निभाई, जो एक कॉकनी आपराधिक गिरोह का नेता था, जिसे इटली में एक बख्तरबंद सुरक्षा ट्रक से सोने की सिलियां चुराने का बड़ा काम करने के इरादे से जेल से रिहा किया गया था। उनके करियर की सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक 2002 के एक सर्वेक्षण में उनकी पंक्ति आपको केवल खूनी दरवाजे बंद करना चाहिए। इसे फिल्म की दूसरी सबसे मज़ेदार पंक्ति मॉन्टी पाइथन की लाइफ ऑफ ब्रायन के वह मसीहा नहीं है, वह बहुत शरारती लड़का है के बाद चुना गया था। 49 और 2003 में 1000 फिल्म प्रशंसकों के सर्वेक्षण में पसंदीदा वन लाइनर। 50 क्लिफहैंगर में चरमोत्कर्ष द इटालियन जॉब फिल्म के सबसे चर्चित अंतिम दृश्यों में से एक है। चट्टान के किनारे पर लहराते हुए सोने के डिब्बे का क्या हुआ, इस पर फिल्म रिलीज होने के बाद से दशकों से बहस चल रही है। 51-52 नोएल कावर्ड के साथ द इटालियन जॉब पर काम करने और बैटल ऑफ ब्रिटेन दोनों 1969 के ऑल स्टार कास्ट में RAF लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर कैनफील्ड की भूमिका के बाद कैन ने एक ब्रिटिश गैंगस्टर फिल्म गेट कार्टर 1971 में मुख्य भूमिका निभाई। केन की अन्य सफल फिल्में आलोचनात्मक या आर्थिक रूप से थीं 1980 की गोल्डन ग्लोब नामांकित स्लेशर फिल्म ड्रेस टू किल, 1981 की युद्ध फिल्म एस्केप टू विक्ट्री जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन और 1960 और 1970 के दशक के फुटबॉल खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें पेले और बॉबी मूर भी शामिल थे, 1982 की फिल्म डेथ ट्रैप और अकादमी पुरस्कार नामांकित मोना लिसा 1986। 1987 में केन ने 1986 फीफा विश्व कप की आधिकारिक फिल्म हीरो का वर्णन किया। 1988 में उन्होंने मुख्य निरीक्षक की भूमिका निभाई। 2 भाग वाले टीवी नाटक जैक द रिपर में फ्रेडरिक एबलाइन, जिसमें जेन सेमूर सह कलाकार थीं और इसे विक्टोरियन लंदन में कुख्यात जैक द रिपर हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर तैयार किया गया था। 1980 के दशक में अपनी सफलता के बावजूद केन कुछ खराब प्रतिक्रिया प्राप्त फिल्मों में भी दिखाई दिए, जैसे ब्लेम इट ऑन रियो 1984, डिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनिस की कॉमेडी वाटर 1985, जो जॉस फ्रेंचाइज की चौथी और अंतिम फिल्म थी, जॉस द रिवेंज 1987 और विदाउट ए क्लू 1988, शर्लक होम्स का चित्रण। बहामास में जॉस द रिवेंज को फिल्माने के लिए केन की प्रतिबद्धता का मतलब था कि वह हन्ना और हर सिस्टर्स के लिए अपना अकादमी पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने में असमर्थ थे और डायने वाइस्ट ने उनकी ओर से इसे स्वीकार कर लिया। केन ने कहा, मैंने फिल्म कभी नहीं देखी है, लेकिन हर तरह से यह भयानक थी। हालांकि मैंने वो घर देखा है जो इसने बनाया था और यह बहुत बढ़िया है। 60-61 उस समय मैं जो चाहता था उसके लिए ये बिल्कुल सही था। मैं इसे बना सकता था और मेरी बेटी इसे देख सकती थी, इसलिए मैंने इसे किया और यह बहुत प्यारा था। केन द मपेट क्रिसमस कैरोल में एबेनेज़र स्क्रूज की भूमिका निभा रहे हैं। 62 1990 के दशक में केन को अच्छे हिस्से मिलना कठिन हो गया। उन्होंने 1990 में मिस्टर डेस्टिनी में रहस्यमय बारटेंडर माइक की भूमिका निभाई और बुलसाई में रोजर मूर के साथ दिखाई दिए। 1990
एक उच्च बिंदु तब आया जब उन्होंने द मपेट क्रिसमस कैरोल 1992 में एबेनेज़र स्क्रूज की भूमिका निभाई। 63-64 ब्रायन हैंसन द्वारा चुने जाने के बाद केन ने कहा, मैं इस फिल्म को ऐसे चलाऊंगा जैसे मैं रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। मैं कभी भी पलक नहीं झपकाऊंगा, मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा। मैं मपेटी हूं। मैं स्क्रूज का किरदार ऐसे निभाऊंगा जैसे कि यह पूरी तरह से नाटकीय भूमिका हो और मेरे आसपास कोई कठपुतली न हो। 65 उन्होंने नॉइस ऑफ 1992 के फिल्म रूपांतरण में संकटग्रस्त मंच निर्देशक लॉर्ड फेलोज की भूमिका निभाई। उन्होंने स्टीवन सीगल की फिल्म ऑन डेडली ग्राउंड 1994 में खलनायक की भूमिका भी निभाई। वो 2 सीधे वीडियो हैरी पामर सीक्वल और कुछ टेलीविजन फिल्मों में थे। हालांकि एक पॉप आइकन के रूप में केन की प्रतिष्ठा अभी भी बरकरार थी, जिसका श्रेय द इटालियन जॉब और गेट कार्टर जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं को जाता है। 1998-2014 करियर में पुनरुत्थान। जुलाई 2008 में द डार्क नाइट के यूरोपीय प्रीमियर में लंदन में केन लिटिल वॉइस 1998 में उनके प्रदर्शन को फॉर्म में वापसी के रूप में देखा गया और उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। द साइडर हाउस रूल्स 1999 सहित बेहतर भूमिकाएं सामने आईं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का दूसरा अकादमी पुरस्कार जीता। 66-2000 के दशक में केन कॉमेडी मिस कंजेनिलिटी 2000 में परिष्कृत पेजेंट कोच के रूप में सैंड्रा बुलॉक के सामने अंडरकवर FBI एजेंट के रूप में दिखाई दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और केन ने अपने हास्य अभिनय के लिए प्रशंसा अर्जित की। उसी रश केन फिलिप कॉफमैन की विवादास्पद लेकिन प्रशंसित फिल्म क्विल्स 2000 में जेफरी रश, केट विंसलेट और जोकिन फीनिक्स के साथ डॉक्टर रॉय कोलार्ड के रूप में भी दिखाई दिए। 2001 में केन ने हेलेन मिरिन, बॉब होस्किंस और टॉम कटे ने अभिनीत सामूहिक नाटक लास्ट ऑर्डर्स में अभिनय किया। केन की अगली फिल्म द क्वाइट अमेरिकन 2002 ने उन्हें काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई, जिसमें रोजर एबर्ट ने लिखा, यह एक प्रदर्शन है जो पूरी तरह से गठित प्रतीत होता है। इसमें कोई चालाकी नहीं है, कोई अनावश्यक ऊर्जा नहीं है, कोई चाल नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। 67 कैन ने अपने प्रदर्शन के लिए 6ठे अकादमी पुरस्कार नामांकन के साथ साथ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार भी अर्जित किया। केन की कई क्लासिक फिल्मों का पुनर्निर्माण किया गया है, जिनमें द इटालियन जॉब, गेट कार्टर, अल्फी और स्लीथ शामिल हैं। 2007 में स्लीथ के रीमेक में केन ने 1972 संस्करण में लॉरेंस ओलिवियर द्वारा निभाई गई भूमिका निभाई और जूड लॉ ने केन की मूल भूमिका निभाई। केन उन कुछ अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने एक ही फिल्म के 2 संस्करणों में मुख्य भूमिका निभाई है। CNN के साथ एक साक्षात्कार में लॉ ने केन के प्रति अपनी प्रशंसा के बारे में बताया, मैंने ये देखकर बहुत कुछ सीखा कि वह अपने प्रदर्शन की निगरानी से करते हैं और यह भी कि उन्हें कितना कम करना है। वो एक मास्टर तकनीशियन हैं और कभी कभी वो काम कर रहे थे जो मैंने किया था, नहीं देख सका, मैं पंजीकरण नहीं कर सका। मैं वापस जाऊंगा और इसे मॉनिटर पर देखूंगा। यह ऐसा था जैसे, हे भगवान, उसने जितनी विविधता वहां रखी है वो लुभावनी है। 68 इस दौरान केन ने कई कॉमेडी फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें गोल्डमैम्बर 2002 में ऑस्टिन पॉवर्स में ऑस्टिन के पिता की भूमिका निभाना भी शामिल है। 2003 में उन्होंने पारिवारिक कॉमेडी सेकंड हैंड लायंस में रॉबर्ट डुवेल और हेली जोएल ओसमेंट के साथ सह अभिनय किया। केन ने 2004 की फिल्म अराउंड द बैंड में परिवार के बुजुर्ग हेनरी लायर की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2005 में उन्होंने विल फेरल और शर्ली मैकलिन के साथ बेविच्ड में इसाबेल, निकोल किडमैन के पिता की भूमिका निभाई। 2005 में उन्हें बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन के बटलर अल्फ्रेड पेनीवर्थ के रूप में लिया गया, जो नई बैटमैन फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म थी जिसे द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है। 2006 में वो क्लाइव ओवन और जूलियन मूर के साथ अल्फोंसो क्वारोन के प्रशंसित डायस्टोपियन ड्रामा चिल्ड्रन ऑफ मेन में और साथ ही ह्यूग जैकमैन और क्रिश्चियन बेल अभिनीत नोलन की मिस्ट्री थ्रिलर द प्रेस्टीज में दिखाई दिए। 2007 में वो फ्लॉलेस में दिखाई दिए और 2008 और 2012 में उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित बैटमैन सीक्वल द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस में अल्फ्रेड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और साथ ही ब्रिटिश नाटक इज एनीबडी देयर में अभिनय किया, जो जीवन के अंतिम दिनों की पड़ताल करता है। एम्पायर पत्रिका द्वारा ये बताया गया कि केन ने कहा था कि हैरी ब्राउन
13 नवंबर 2009 को रिलीज उनकी आखिरी मुख्य भूमिका होगी। 69 केन ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका सेवानिवृत्त होने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इस व्यवसाय में सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, व्यवसाय आपको सेवानिवृत्त करता है। 71 2010 में 10 जुलाई के प्रीमियर में इंसेप्शन के कलाकारों के साथ केन दाएं से दूसरे। केन क्रिस्टोफर नोलन की साइंस फिक्शन थ्रिलर इंसेप्शन में प्रोफेसर स्टीफन माइल्स कॉब लियोनार्डो डिकैप्रियो के गुरु और ससुर के रूप में दिखाई दिए। ये फिल्म वित्तीय और आलोचनात्मक रूप से सफल रही, जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। उन्होंने पिक्सर की 2011 की फिल्म काज 2 में फिन मैकमिसाइल को आवाज दी और एनिमेटेड फिल्म गनोमो एंड जूलियट में सहायक भूमिका भी निभाई। उन्होंने 2012 की फिल्म जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड में जोश हचसन के चरित्र के दादा के रूप में भी अभिनय किया। फिल्म में ड्वेन जॉनसन और वेनेसा हजन्स भी थे। केन ने बैटमैन सीक्वल द डार्क नाइट राइजेस में अल्फ्रेड पेनीवर्थ के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो जुलाई 2012 में रिलीज हुई थी। केन ने बाद में द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को मेरे जीवन में किए गए सबसे महान कामों में से एक कहा। 2013 में केन डकैती थ्रिलर नाउ यू सी मी में जेसी ईसेनबर्ग, मार्क रफालो, इस्ला फिशर, वुडी हैरेल्सन और मॉर्गन फ्रीमैन के साथ दिखाई दिए। केन ने आर्थर ट्रेसलर, एक बीमा दिग्गज और 4 हॉर्समैन के प्रायोजक की भूमिका निभाई। आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही और इसके सीक्वल नाउ यू सी मी 2 2016 को जन्म दिया। वो नोलन की 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर में प्रोफेसर ब्रांड, एक उच्च रैंकिंग वाले नासा वैज्ञानिक, प्लान ए के विचारक, कूपर के पूर्व संरक्षक और अमेलिया के पिता के रूप में दिखाई दिए। 73 फिल्म में मैथ्यू मैककोनाघी, एनी हैथवे और जेसिका चैस्टन ने अभिनय किया। 2015 में केन ने मैथ्यू वॉन की एक्शन स्पाई कॉमेडी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस में सह-अभिनय किया, जिसमें कॉलिन फर्थ, टैरोन एgerton और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया। 74 2015-2023 अंतिम भूमिकाएं और सेवानिवृत्ति। 2012 वियना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में केन। मई 2015 में केन ने पाओलो सोरेंटिनो की इतालवी कॉमेडी ड्रामा फिल्म यूथ में हार्वे कीटल, राचल वीज, पॉल डानो और जेन फोंडा के साथ अभिनय किया। केन सेवानिवृत्त संगीतकार फ्रेड बॉलिंगर की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जहां उन्होंने और फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी शुरुआत में काफ़ी प्रशंसा हासिल की। 75 केन को उनके प्रदर्शन के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर ब्रिटिश एक्टर ऑफ द ईयर नामांकन मिला। अक्टूबर 2015 में केन ने सर रोजर मूर, स्टीफन फ्राई, इवान मैकग्रेगर, डेम जॉन कोलिन्स, जोआना लुमली, डेविड वॉल्यूम्स के साथ मिलकर यूनिसेफ की सहायता के लिए बच्चों की परियों की कहानियों वाले ऐप गिविंग टेल्स के लिए हंस क्रिश्चियन एंडरसन की लिटिल क्लॉस एंड बिग क्लॉस पढ़ी, चार्लोट रैम्पलिंग और पॉल मैकेना। 76 2015 में केन। 2017 में केन को क्रिस्टोफर नोलन की एक्शन थ्रिलर डंकर्क 2017 में रॉयल एयरफोर्स स्पिटफायर पायलट के रूप में एक स्पोकन कैमियो भूमिका में लिया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के डंकर्क निकासी पर आधारित थी। आरएएफ लड़ाकू पायलट की उनकी भूमिका के लिए एक संकेत के रूप में। ब्रिटेन की लड़ाई में स्क्वाड्रन लीडर कैनफील्ड 1969। 77-78-2018 में केन ने किंग ऑफ थीव्स में ब्रांड रीडर के रूप में अभिनय किया, जो 2015 के हैटन गार्डन सुरक्षित जमा चोरी पर आधारित थी। 79-80 मई 2019 में केन को क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट 2020 में एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी सर माइकल क्रॉसबी के रूप में चुना गया था। 81 फिल्म में जॉन डेविड वाशिंगटन, रॉबर्ट पैटिंसन, एलिजाबेथ डैबिकी और केनेथ ब्रांग ने अभिनय किया। फिल्म को कई बार विलंबित होने के बाद सितंबर 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिकी रिलीज मिली और सकारात्मक समीक्षा मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर निराशा हाथ लगी। 82-83 केन बच्चों की फैंटेसी फिल्म कम अवे 2020 में भी दिखाई दिए, जिसमें एंजेलिना जोली, डेविड ओएलोवो और गुगु मप्था रॉ ने अभिनय किया था। फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में किया गया, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने इसके प्रदर्शन और भव्य प्रोडक्शन डिजाइन की प्रशंसा की। 84-85-2021 की फिल्म ट्विस्ट में, जो वर्तमान समय में चार्ल्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट का रूपांतरण है, केन ने फागिन की भूमिका निभाई है।
2021 की फिल्म बेस्ट सेलर्स को बढ़ावा देने वाले साक्षात्कारों में केन ने चलने में कठिनाई और COVID-19 लॉकडाउन के दौरान विकसित उपन्यास लेखन में अपनी नई रुचि का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि वह दूसरी फिल्म नहीं बनाएंगे। 87 हालांकि उनके प्रतिनिधियों ने वैरायटी को बताया कि वह अभिनय से संन्यास नहीं ले रहे हैं। 2022 में केन ने द ग्रेट एस्केपर फिल्माया, जो केन और ग्लेंडा जैक्सन अभिनीत एक ब्रिटिश फ्रांसीसी फीचर फिल्म थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के एक ब्रिटिश योद्धा की सच्ची जीवन की कहानी पर आधारित थी, जो भाग लेने के लिए अपने नर्सिंग होम से बाहर निकला था। जून 2014 में फ्रांस में डी-डे की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। नवासी फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। 8-9 केन ने 13 अक्टूबर 2023 को आधिकारिक तौर पर अभिनय से अपनी सेवानिवृत्ति की पुष्टि की। इसका मुख्य कारण उन्हें और अधिक प्रमुख भूमिकाएं मिलने की संभावना कम होना था। 90 केन ने मार्था किर्नी के साथ BBC टुडे रेडियो कार्यक्रम साक्षात्कार में अभिनय से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। द ग्रेट एस्केपर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं कहता रहता हूं कि मैं रिटायर होने जा रहा हूं। खैर, अब मैं रिटायर हो रहा हूं क्योंकि मुझे लगा मेरे पास एक तस्वीर है जो है मैंने मुख्य भूमिका निभाई और इसे अविश्वसनीय समीक्षाएं मिली। एकमात्र भाग अब मुझे बूढ़ों 90 वर्षीय पुरुषों का सामना करना पड़ रहा है और मैंने अच्छा सोचा कि मैं इन सब के साथ भी चला जाऊंगा। मुझे अद्भुत समीक्षाएं मिली हैं। मैं इसे हराने के लिए क्या करने जा रहा हूं। 91 लोकप्रिय संस्कृति में मैंने अपना कॉकनी लहजा बरकरार रखा ताकि अन्य कामकाजी वर्ग के लड़कों को पता चल सके कि अगर मैंने इसे बनाया है तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। कैन ने 2007 में CNN के द स्क्रीनिंग रूम में अपने उच्चारण को बरकरार रखने के बारे में बात की। 68 केन को एक ब्रिटिश सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। CNN के मैरी मैके ने कहा, माइकल केन 60 के दशक से ब्रिटिश कूल का प्रतीक रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश सिनेमा के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पात्रों को जीवंत किया है और अपनी खुद की शांतचित्त कॉकनी पेश की है। पॉप संस्कृति में गैंगस्टर उन्होंने उस समय क्षेत्रीय लहजे को दृढ़ता से बरकरार रखा जब प्राप्त उच्चारण के हल्के स्वर को अनिवार्य माना जाता था। यह एक मीठी विडंबना है कि उनका उच्चारण उनका कॉलिंग कार्ड बन गया है। 68 2015 में टाइम्स ने केन को गू पथ एजेंट हैरी पामर के रूप में उनकी पहली भूमिका में 60 के दशक के शानदार व्यक्तित्व का प्रतीक कहा। 7 पामर के रूप में उनकी दूसरी भूमिका के ट्रेलर में उन्हें हॉर्न रिम्स, कॉकनी विट और आयरन फिस्ट के रूप में वर्णित किया गया है। 92 अपनी विशिष्ट आवाज़ और बोलने के तरीके के कारण केन बहुरूपियों और नकल करने वालों के लिए एक लोकप्रिय विषय है। 93 अधिकांश केन छापों में ये जुमला शामिल है, बहुत से लोग यह नहीं जानते। 68 यह मुहावरा केन की लोगों को उनके द्वारा एकत्र किए गए अस्पष्ट रोचक तथ्यों के बारे में सूचित करने की आदत से उत्पन्न हुआ है। 94 केन को बेकार जानकारी की सबसे बड़ी खान बताते हुए पीटर सेलर्स ने इस मुहावरे की शुरुआत तब की जब वह 28 अक्टूबर 1972 को BBC 1 के पार्किंसंस शो में उपस्थित हुए और कहा, बहुत से लोग यह नहीं जानते। यह मेरी माइकल केन धारणा है। आप देखिए, माइक हमेशा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से उद्धरण देता रहता है। बिना कुछ सोचे समझे वह एक को बाहर निकाल देगा। क्या आप जानते हैं कि ट्वीट सूट पहने एक व्यक्ति को बिग बेन की चोटी से जमीन पर गिरने में 5.5 सेकंड का समय लगता है? अब ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो ये जानते हों। 95 केन ने बाद में बताया कि कैसे सेलर्स ने 1970 के दशक में अपने उत्तर देने वाले मशीन संदेश के रूप में उनके बारे में अपनी धारणा का उपयोग किया था। मैंने एक दिन पीटर को फ़ोन किया, वह अंदर नहीं था, और वहाँ मैं कह रहा था, मेरा नाम माइकल केन है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ ये जानने के लिए कि पीटर सेलर्स अंदर नहीं है। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं। उन्होंने आविष्कार किया कि बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं, और फिर जिस किसी ने भी उसे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे ये कहते हुए पाया, बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं। 96 वर्षों से केन ने स्वयं अपने तकिया कलाम और अपने रोचक तथ्यों की नकल की है और अपने बारे में दूसरों की धारणाओं की नकल की है। 97 2007 में माइकल पार्किंसन के साथ एक साक्षात्कार में केन ने अपनी आवाज़ की नकल पर टिप्पणी की, मैं ये कर सकता हूँ, हेलो, मेरा नाम माइकल केन है। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं, मैं एक खूनी मूर्ख की तरह लग रहा हूँ। आप जानते हैं कि उन्होंने मुझे अब कहाँ पाया है? जन्मदिन कार्ड पर। आज आपका जन्मदिन है। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं। अब उन्होंने मुझे सैटेलाइट नेविगेशन पर ला दिया है।
यह मैं जा रहा हूँ, ले लो, दाईं और दूसरा मोड़, और आप सीधे गंदगी में फंस जाएंगे। 1983 में केन ने फिल्म एजुकेटिंग रीटा में एक मजाक के रूप में अपने बहुत से लोग नहीं जानते वाक्यांश का इस्तेमाल किया। 68 मैडम तुसाद, लंदन में हैरी पामर के रूप में केन का वैक्सवर्क 1965 की द इप्क्रिस फाइल से। कॉमेडी स्केच शो हैरी एनफील्ड के टेलीविजन कार्यक्रम में रेखाचित्रों की एक श्रृंखला शामिल थी जिसमें पॉल व्हाइटहाउस ने माइकल पेन नामक एक चरित्र निभाया था। पिछले माइकल केन छापों का एक मिश्रण जो द इप्क्रिस फाइल के केन के चरित्र हैरी पामर के संदर्भ में बड़े आकार का, मोटे रिम वाला चश्मा और एक ट्रेंच कोट पहनता है। वह अपना परिचय इस पंक्ति से देता है, मेरा नाम माइकल पेन है और मैं एक नासमझ पड़ोसी हूँ, और द इप्क्रिस फाइल की शुरुआत में स्टेकआउट के एक स्पूफ में कैमरे के सामने अपने पड़ोसियों के संदिग्ध सांसारिक व्यवहार को बताता है, कहने से पहले बहुत से लोग नहीं जानते कि मैं ये जानता हूँ। 98 केन का हैरी पामर चरित्र चश्मे, लड़कियों और अधिकार के प्रति उपेक्षा के साथ माइक मायर्स की ऑस्टिन पॉवर्स फिल्मों के लिए कई ब्रिटिश पॉप सांस्कृतिक प्रभावों में से एक था। 99 मायर्स के अनुरोध पर केन ने स्वयं गोल्ड मेंबर 2002 में ऑस्टिन पॉवर्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने ऑस्टिन पॉवर्स के पिता निगिल पॉवर्स का किरदार निभाया, जो हैरी पामर की नकल करता था। 99 कलाकृति हैंग ऑन ए मिनट लेट्स आई हैव गॉट ए ग्रेट आइडिया द इटालियन जॉब 1969 के अंत में केन की प्रसिद्ध पंक्ति रिचर्ड विल्सन द्वारा डी ला वार पवेलियन, बेक्सहिल ऑन सी, इंग्लैंड में केन की एक पैरोडी एनिमेटेड श्रृंखला अगली अमेरिक्स में द डार्क नाइट एपिसोड में दिखाई देती है, जो फिल्म द डार्क नाइट की भी पैरोडी है। एपिसोड में केन स्वयं के रूप में प्रकट होता है, जिसे उसकी अल्फ्रेड पेनीवर्थ व्याख्या के आलोक में चित्रित किया गया है, और लगातार अपने करियर के अंतहीन उपाख्यानों से नायक को परेशान करता है। 2010 की टेलीविजन श्रृंखला द ट्रिप, जिसमें रॉब ब्रॉयडन और स्टीव कूगन ने अभिनय किया था, में तात्कालिक दृश्य दिखाए गए थे, जिसमें दोनों मुख्य कलाकार इस बात पर बहस करते हैं कि माइकल केन का प्रभाव बेहतर कौन कर सकता है। एक दूसरे से आगे निकलने के अपने प्रयासों में वे जो पंक्तियां दोहराते हैं उनमें से एक है, आपको केवल खूनी दरवाजे बंद करने थे, और वो केवल 16 वर्ष की थी, क्रमशः द इटालियन जॉब और गेट कार्टर से। कूगन और ब्रॉयडन ने बाद में केन के काम के जश्न के दौरान रॉयल एल्बर्ट हॉल की बालकनी से अपनी छाप छोड़ी, लेकिन असली केन ने उन्हें ये बताकर बीच में रोक दिया कि उनका आकार ठीक नहीं है, मेरे लिए ये पूर्ण है समय का काम। 101 क्रेग फर्ग्यूसन ने अपने शो में ऐसे सेगमेंट चलाए जहां उन्होंने आमतौर पर स्पेस सूट पहनकर केन की पैरोडी की। 102-2010 में द टेलीग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में केन ने प्रतिरूपणों के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह जिस किसी से भी मिलता है वह उस पर पंक्तियां बोलता है, यहाँ तक कि वह उन्हें उद्धृत करते हुए उसे उद्धृत करता है। 98 ये पूछे जाने पर कि क्या वह अपने किस्से सुनाते हुए कभी थकते हैं, केन ने कहा, मुझे लोगों को हंसाने में मजा आता है। तरकीब उन्हें अपने खिलाफ बताने की है। अगर आप खुद की प्रशंसा करते हैं तो आपकी कहानियां मजाकिया नहीं होती। 98 2018 में केन ने ब्रिटिश एयरवेज के उड़ान पूर्व सुरक्षा वीडियो में अभिनय किया, जिसमें अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन और नाओमी हैरिस सहित 6 अन्य ब्रिटिश हस्तियों के साथ दिखाई दिए। बीए और कॉमिक रिलीफ के बीच फ्लाइंग स्टॉट बच्चों की चैरिटी साझेदारी को बढ़ावा देते हुए उन्हें महत्वपूर्ण सुरक्षा संदेशों पर प्रकाश डालते हुए हास्य रेखाचित्रों में ऑडिशनिंग करते हुए दिखाया गया है। 103 व्यक्तिगत जीवन। दोस्तों मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी तकरीबन बजट इसका 80 मिलियन का था। मूवी ने जो कलेक्शन दिया 335 मिलियन का टोटल इसने कलेक्शन दिया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था। IMDb रेटिंग की बात की जाए तो IMDb रेटिंग इसकी 6.7 की है। साथ ही साथ इसी के साथ रेड टमेटोज़ की रेटिंग की बात की जाए तो 68% रेड टमेटोज़ की रेटिंग है। साथ ही साथ इसी के साथ बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे जियो सिनेमा पर देख पाओगे। साथ ही साथ और भी कई OTT प्लेटफॉर्मों पर प्राइम वीडियो पर ही देखने को हमारे लिए अवेलेबल है। बाकी और जगह आप इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में।